नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है गुड़ा मालानी से खबर आ रही है, जहां सड़कों पर भटकते निराश्रित और बेसहारा गोवंश की समस्या के समाधान को लेकर समाज में चिंता और चिंतन का दौर लगातार जारी है। इस गंभीर विषय पर सुझाव देते हुए रिपोर्टर सुनील खींची ने सरकार और समाज दोनों से सामूहिक प्रयास करने की अपील की है और उनका कहना है कि गोमाता के संवर्धन और संरक्षण और सड़कों पर लावारिस घूमने वाले गोवंश की रोकथाम के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है। सरकार द्वारा हर गांव में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाए जो हर साल घर घर जाकर गोवंश की गणना करे। प्रत्येक गोवंश के लिए कान में टैग लगाया जाए और उसे पालने वाले पशुपालक के आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक किया जाए। यदि कोई व्यक्ति गाय पालने के बाद उसे सड़कों पर आवारा छोड़ देता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सजा और जुर्माने का नियम बनाना चाहिए और गांवों में खाली पड़ी गोचर भूमि पर बाजरा, नेपियर और धामन जैसी पौष्टिक घास की बुआई की जाए ताकि गोवंश सड़कों पर भटकने के बजाय गोचर भूमि की ओर जाए। वहीं पर उनके लिए चारे पानी का समुचित प्रबंध हो और रिपोर्ट में यह भी मांग की गई कि गांवों की गोचर भूमि को स्थानीय गौशालाओं के अधीन किया जाए ताकि उसका बेहतर उपयोग हो सके। राजस्थान सरकार से यह पुरजोर निवेदन किया गया है कि गौमाता को राजमाता का आधिकारिक दर्जा दिया जाए जिससे उनके संरक्षण के लिए प्रशासनिक स्तर पर और अधिक प्रभावी कदम उठाया जा सके। गुड़ामालानी से सुनील खींची की स्पेशल रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण की इटावा थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिंग के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और सफलता हासिल की है। इटावा थानाधिकारी अजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस व साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 303 किलो 420 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है और इस मामले में 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में साइबर सेल के कांस्टेबल लखन सिंह की तकनीकी सूचना और जांच की अहम भूमिका रही और पुलिस टीमों ने हरियाणा के कैथल और मध्य प्रदेश के नीमच से आरोपियों को डिटेन किया है। इस संबंध में थाना मोड़क पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरा की रिपोर्ट देखें। अलवर में जन्माष्टमी के पावन पर्व को देखते हुए बाजारों में लड्डू गोपाल की एसेसरीज की मांगे तेज हो गई है। इसी बीच शहर की एक गृहिणी अपूर्वा ने अपनी मेहनत और कला के दम पर एक अनूठी मिसाल पेश की है। लकड़ी के वेस्ट मटेरियल का सही इस्तेमाल कर लड्डू गोपाल के लिए आकर्षक वस्तुएं तैयार करने वाली अपूर्वा के हुनर की गूंज अब अलवर ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु और मुरादाबाद जैसे बड़े शहरों तक पहुंच गई है। अपूर्वा की ननदी यशस्वी ने उनके द्वारा तैयार किए गए सुंदर उत्पादों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें ग्राहकों के ऑर्डर मिलने लगे और उनका ये सफर आगे बढ़ता रहा। आज अपूर्वा एक गृहिणी के रूप में घर के सारे कामकाज संभालने के साथ साथ इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रही है जिसमें उनके परिवार का पूरा सहयोग रहता है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने बचपन से यहाँ पे कान्हा जी की पूजा, वृंदावन जाना, बचपन से ही वो चीज देखी। और मुझे लगता है मुझे या मेरी मम्मी को, हमें किसी को भी ये चीज बनानी नहीं आती थी। हम हमेशा बाजार से खरीद के लाते थे दिवाली पे, जन्माष्टमी पे। पर जब ये आए तो उन्होंने इतना अच्छा मंदिर को सजाया, हमारे लड्डू गोपाल जी को सजाया, तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है कि ये चीजें अलवर में इतनी थी भी नहीं कि कोई लड्डू गोपाल जी का पलंग बनाता हो सुलाने के लिए। हमारे भाव थे कि कान्हा जी सोए, किस पे सोए। बचपन से ही मैं देखती आ रही थी, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती थी। तो और वो सब अलग अलग, हर जन्माष्टमी पे, हर दिवाली पे अलग अलग सिंहासन झूले बनाते थे। तब फिर मैं शादी होके आई तो मैंने देखा हमारे यहाँ पे भी पूजा वगैरह काफी करते हैं और लड्डू गोपाल जी के अलग अलग सिंहासन झूले सब बनाते हैं। तो मुझे भी लगा कि मुझे ये सब खुद करना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। तो मैंने ये बनाया, तो फिर बना के बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर भी बना और सबको बहुत पसंद आया। तो वहीं से मैंने प्रेरणा लेके अब बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समरानिया केलवाड़ा मंडलों में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अंता विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार जैन भाया के मुख्य आतिथ्य में हुई इस बैठक में आगामी
राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक के दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने और आपसी समन्वय के साथ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर 12 अटरू के पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल और किशनगंज की पूर्व विधायक निर्मला सहरावत विशेष रूप से मौजूद रही और सभी वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और आगामी चुनाव में दमदार प्रदर्शन करने का आह्वान किया। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बारा पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हेलीपैड पर प्रदेश के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी और बारा झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह और विधायक ललित मीणा, हेमराज मीणा, प्रताप सिंह और राधेश्याम बेरवा, युवा भाजपा नेता प्रशांत विजयवर्गीय और जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग और माजिद मलिक कमांडो समेत कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का अभिनंदन किया। आगमन के पश्चात मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने हेलीपैड पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट की और उनका उत्साहवर्धन किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे स्थानीय स्तर पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। भारत से हरीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। सोजत रोड के समीप स्थित सवराड़ गांव में शिवराजपुर महादेव महिला मित्र मंडल द्वारा दूसरी बार एक विशाल महिला कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत इस यात्रा में 80 कावड़ लेकर महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान महिलाएं ढोल नगाड़ों की थाप और डीजे की धुन पर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी और मंदिर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में पंडित केवलचंद शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन संपन्न कराया गया। इसके उपरांत महिलाओं ने शिवराजपुर महादेव का भव्य महाअभिषेक किया और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में महिला मित्र मंडल के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। और पाली से आप देख रहे हैं ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के कावटिया अस्पताल परिसर में 15 अगस्त को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से अस्पताल प्रशासन और स्थानीय क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कावटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार मृतक की आयु लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है और मामले की जाँच कर रही पुलिस को उम्मीद है कि मृतक के हाथ पर बने एक विशेष टैटू के माध्यम से उनकी पहचान जल्द हो सकेगी। फिलहाल पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड खंगालते हुए मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास कर रही है और न्यूज़ 21 और स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से आमजन से अपील की गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस मृतक को जानता है और इसके परिजनों के बारे में कोई जानकारी रखता है तो वह तुरंत शास्त्री नगर थाना पुलिस से संपर्क करे। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। भागोड़ा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के स्थानीय संघ का विधिवत उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय संघ सचिव एवं एसएबीओ मोवनाराम चौधरी के अनुसार ये कार्यक्रम तहसीलदार रामराय मीणा के मुख्य आतिथ्य और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर जीवाराम मकसोना की अध्यक्षता और विकास अधिकारी अंकित जी नगर, प्राचार्य खेम सिंह विशावत और नायब तहसीलदार महेश दवे, उप निरीक्षक किशानाराम बिश्नोई व स्थानीय संघ सांचौर के सचिव लादूराम भादु के वरिष्ठ आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय संघ सांचौर के सचिव लादूराम भादु ने राज्य मुख्यालय से प्राप्त अधिकार पत्र एवं चार्टर प्रदान करते हुए इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया। भागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर करौली जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में नगर परिषद के सभी 55 वार्डों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाल दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा की मौजूदगी में सुबह 11 बजे शुरू हुई इस प्रक्रिया के बाद शहर के सभी वार्डों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। आरक्षण के अनुसार
अनुसूचित जाति ओपन के 5 वार्ड 55, 14, 25, 24 और 9 है। अनुसूचित जाति महिला के 3 वार्ड 16, 17, 47 आरक्षित किए गए हैं और इसी तरह अनुसूचित जनजाति सामान्य का वार्ड 6 तथा अनुसूचित जनजाति महिला का वार्ड 51 आरक्षित हुआ है। आरक्षण तय होने के साथ ही करौली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि कौन सा दावेदार किस वार्ड से अपनी चुनावी किस्मत जमाता है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं। चारों 6 नगर निकाय हैं करौली, दोनों नगर परिषद करौली और इंदौर, और साथ में चारों जो नगर पालिकाएँ हैं सपोटरा, मंडरायल, सुरोट और टोडा। इसमें SC, ST, OBC और उसमें भी महिलाओं की इंडिविजुअल कैटेगरी में भी महिलाओं के लिए और सामान्य श्रेणी में भी जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं इनका लॉटरी के माध्यम से प्रक्रिया आज पूर्ण की गई। चारों 6 नगर निकाय हैं करौली। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश की सीमाओं पर मुस्तैद वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बेड़ता के अग्रवाल ग्रुप ऑफ कॉलेज की 851 छात्राओं ने एक अनूठी पहल की है। कॉलेज निदेशक KC अग्रवाल की प्रेरणा से छात्राओं ने भारतीय डाक विभाग के राखी से रक्षा अभियान के अंतर्गत देश के नाम समर्पित वीर जवानों के लिए राखियां भेजी है। इस अवसर पर छात्राओं ने कहा कि सीमा पर तैनात सैनिक अपने परिवारों से दूर रहकर राष्ट्र की रक्षा में जीवन समर्पित करते हैं, इसलिए रक्षाबंधन केवल पारिवारिक पर्व तक सीमित न रहकर देश के रक्षकों के प्रति आभार जताने का भी अवसर है। राखियों के साथ छात्राओं ने सैनिकों के साहस और समर्पण को नमन करते हुए अपने संदेश भी प्रेषित किए हैं और कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक सरोकार और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। शर्मा प्राचार्य अग्रवाल कॉलेज मेड़ता सिटी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा फौजी भाइयों के लिए राखियां भिजवाई जा रही है भारतीय डाक विभाग द्वारा। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, इसलिए ये काम अच्छा चल रहा है। तो ये बता देंगे पोस्ट ऑफिसर। ठीक है। मेरा नाम पूजा मेघवाल है, मैं अग्रवाल कॉलेज से हूँ और आज मैं फौजी भाइयों को राखी भेज रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। शर्मा प्राचार्य अग्रवाल कॉलेज मेड़ता सिटी। अलवर के जिला महिला चिकित्सालय में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां प्रसव से पहले ही गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल प्रशासन तथा चिकित्सकों पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते ऑपरेशन कर दिया जाता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने 2 दिन पहले ही ऑपरेशन की जरूरत लिख दी थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार केवल रूटीन चेकअप किए जा रहे थे और ऑपरेशन नहीं किया गया। मामले तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन अस्पताल प्रभारी डॉक्टर टेकचंद ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच के दौरान जिस भी स्तर पर लापरवाही सामने आएगी, संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। विशाल है, मेरी वाइफ संतोष 11 तारीख शाम को इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसको लेबर पेन हुआ था, लेबर पेन मतलब पेन हुआ था पेट में, तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल आया और यहाँ पे उन्होंने एडमिट कर लिया। उसका डिलीवरी डेट था जो 9 महीने और 7 दिन का देते हैं, 13 तारीख का दिया हुआ था। 13 तारीख का डेट दिया था। उसके बाद 11 तारीख को एडमिट थी, 12 को एडमिट थी, 13 को भी एडमिट थी। उसके बाद उसका हमने बोला कि भाई उसका क्या सीन चल रहा है, तो कोई भी यहाँ पे अच्छे से जवाब नहीं देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है इनको। पेशेंट को एक पेशेंट नहीं समझा जाता, जानवर समझा जाता है। कोई भी तरीके से कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता है इन लोगों का यहाँ पे। उसके बाद उसका हमने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो ऑपरेट कीजिए, क्योंकि नॉर्मल के लिए उन्होंने ट्राई करते हैं कुछ दवाइयाँ देके कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसका पेन बंद हो गया था। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि पेशेंट संतोष वाइफ ऑफ विशाल यहाँ पे 11 तारीख की रात में एडमिट हुई थी। ठीक है, एडमिशन के समय पेशेंट को दर्द चल रहे थे और शुरुआत थी दर्द की, पेन की। पूरा ही टाइम था करीब और थोड़ा उसका बीपी हाई हाफ साइड में चल रहा था। बीच में उसको एक बार फीवर भी आया था, विडाल पॉजिटिव मतलब टाइफाइड पॉजिटिव था उसका केस। अभी उसको डेली डॉक्टर जो ड्यूटी पे होते थे या राउंड पे होते थे, कॉल डॉक्टर उसको बार बार समय अनुसार जो रूटीन में चेक कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था। और बीच में उसको एक बार ऑपरेशन सलाह भी दी थी और डिलीवरी कराने के लिए एक टेबलेट भी रखी थी। लेकिन आज जब सुबह
ड्यूटी डॉक्टर ने देखा तो उसकी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, तो सोनोग्राफी करा के देखी तो उसमें बच्चा डेड आया। विशाल है। अलवर के एक प्रगतिशील किसान रामकिशोर मीणा ने खेती में नवाचार करते हुए एक अनूठी मिसाल पेश की है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग करने की ठानी और अपने खेत में सफेद चंदन की खेती शुरू की। आज उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनके खेत में लगाए गए चंदन के पौधे बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जिन्हें देखने और सूखने के लिए सीखने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। और किसान रामकिशोर मीणा ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश से सफेद चंदन के 300 पौधे मंगवा कर अपने खेत में लगवाए और उनकी पूरी नियमितता से देखभाल की। इस सफर में उनकी पत्नी और दोनों बेटों ने उनका पूरा साथ दिया। परिवार के सदस्यों ने इन पौधों की देखभाल बिल्कुल एक बच्चे की तरह की है, जिनका परिणाम आज सबके सामने है। आज अलवर ही नहीं बल्कि सोनापीत, पानीपत और गाजियाबाद, फरीदाबाद, भरतपुर, दौसा, दिल्ली, गुरुग्राम जैसे विभिन्न शहरों में लोग उनके पास चंदन की खेती की जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। क्षेत्र में उन्हें चंदन ग्रोवर के नाम से इसके रूप में विशेष पहचान मिल रही है। वे अन्य किसानों को भी प्रेरित करते हैं और यदि कोई अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है तो वह मिट्टी की जांच करवाकर चंदन की खेती अपना सकता है और वे इसके लिए हर संभव मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, मुझे ये प्रेरणा क्या है कि मैं रिटायरमेंट होना था मुझे 31 अगस्त 2023 में, तो उससे पहले बेटे भी सोच रहे थे कि पापा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बेटों ने मुझे प्रोत्साहित किया था कि पापा पर चंदन के पौधे लगाएंगे। तो मैंने सर्च किया और देखा, फिर मैंने कृषि दर्शन से भी मतलब देखना चालू कर दिया और मैंने वहाँ के जो कृषि दर्शन के जो स्टाफ है उससे भी पूछा, तो उन्होंने भी यही बताया था कि चंदन के पौधे बेहतरीन है, अच्छे हैं और इनकी कीमत भी अच्छी है और इनको लगा सकते हैं। इसको लगाने में आपको कितना समय लगता है? देखो जी, चंदन के पौधे लगाने में ज्यादा समय नहीं, बस चंदन के पौधे लगाने के लिए पहले गड्ढा बनाया जाता है 1.5 फीट चौड़ा 2 फुट गहरा, और उसके बाद में क्या है कि चंदन के पौधे लगाए जाते हैं। नगर परिषद ब्यावर के आगामी निकाय चुनावों को लेकर सभी 60 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया जिला कलेक्टर कमल राम मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शाहपुरा मोहल्ला स्कूल की छात्राओं तन्वी पांचाल और गुंजन परिहार द्वारा निकाली गई पर्चियों के माध्यम से वार्डों का विधिवत निर्धारण किया गया और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शहर में चुनावी समीकरण और दावेदारों की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। सभापति पद के सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने की संभावनाओं के बीच अब सभी की निगाहें खुले वार्ड के 24 वार्डों पर टिकी गई है और इस आरक्षण के बाद कई पुराने दावेदारों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जबकि राजनीतिक दलों के समक्ष अब नए सिरे से मजबूत प्रत्याशियों के चयन की चुनौती होगी और आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही शहर में टिकट वितरण और चुनावी गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना अंतर्गत बड़पीपली क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से आहत व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पार मंडल के नेतृत्व में आयोजित इस धरने के माध्यम से व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और चोरियों का शीघ्र खुलासा करने की पुरजोर मांग की है। सूचना मिलते ही अरमाड़ा थाने के एसआई रामावतार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने आक्रोशित व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान व्यापारियों की ओर से पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूर्व की वारदातों का जल्द खुलासा करने और रात्रि गश्त बढ़ाकर सुरक्षा मजबूत करने की मांग की गई। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को चोरी हुई थी। हमारे अशोक जी सांबोता जो हमारे दुकानदार हैं, हमारे व्यापार मंडल के मेंबर हैं, और 10 तारीख को रात को ये चोरी 2 बजे के समथिंग हुई थी। 3.5 लाख रुपए का करीब ये यहाँ से चोरी की गई है। पीछे से दुकान के ऊपर चढ़ के उसको स्टैंड को उखाड़ कर 50,000 रुपये नकद दी और 3 लाख रुपए का सामान करीब के हिसाब से चोरी हुई। जब यहाँ पे चोरी हुई थी तब एसओ साहब आए थे। एसओ साहब ने ये कहा था
कि ये चोर हम 2 दिन में पकड़ लेंगे, और आपको 2 या 3 दिन का टाइम लिया था यहाँ पे, और हमारे पदाधिकारी थे, मैं नहीं था। लेकिन अब तक ये 7 दिन हो गए, ये चोर पकड़ में नहीं आ रही है। चोर मतलब मर्डर केस ये 24 घंटे में सॉर्ट आउट करते हैं इंचार्ज साहब, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन 7 दिन से ये चोर पकड़ में नहीं आए, ये पुलिस का फेलियर माना जाए या चोरों का हौसला बुलंद हो रहा है, ये मतलब ये कहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जी। आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा बयान दिया है। जूली ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी पदाधिकारियों के साथ भावी चुनावी रणनीति पर गहन मंथन किया जा रहा है। और टीकाराम जूली ने चुनावी समीकरणों पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति धरातल पर बेहद खराब है और वह इसे केवल आनंद फानंद दिए जा रहे बजट से संभालने की कोशिश कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। रंधावा साहब 2 दिन के दौरे पे आए हैं और आने वाले 2 दिनों में पूरे प्रदेश के सभी जिलों के जो मुख्य लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबसे चर्चा करेंगे। और ये चुनाव जो है, आपको लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और अब ये लोग उसको मैनेज करने में लगे हैं। आज ये एक ऑर्डर आया है जिसमें 10 करोड़ रुपए नगर निगम में, 10 करोड़ और 3 करोड़ रुपए नगर परिषद में, 1 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं में देने का काम कर रहे हैं कि भाई अब साफ सफाई अब कर लो। तो अब कैसे याद आ गई? यानी आप 1-1, 2-2 करोड़ दे रहे हो, वो भी अब आपको याद आया जब चुनाव का पूरा कार्यक्रम आने वाला है और ये तो काम खर्च भी नहीं हो पाएगा पैसा, ये तो आचार संहिता लग जाएगी। तो आप पूरा किसको कर रहे हो? इस सरकार को हार का डर है और ये 100% हारेगी। नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर इनका बैंड बजना रंधावा। आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर सीकर जिले में वार्डों के वर्गवार एवं महिला आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की उपस्थिति में जिला परिषद सभागार में यह प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न हुई, जिसके साथ ही जिले के सभी 14 नागरिक निकायों के वार्डों का आरक्षण निर्धारण पूर्ण हो गया है। और लॉटरी प्रक्रिया के प्रथम चरण में सुबह 11 बजे सीकर नगर निगम परिषद सहित लोसल, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद और रामगढ़ शेखावटी के वार्डों की लॉटरी निकाली गई। इसके पश्चात द्वितीय चरण में दोपहर 12:30 बजे पलसाना, दांता रामगढ़, खाटू श्याम जी, रिंगस, खंडेला, श्री माधोपुर, अजीतगढ़ और नीमका थाना के वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया। और लॉटरी में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और सामान्य वर्ग के साथ साथ महिला आरक्षण की स्थिति भी पूरी तरह स्पष्ट हो गई। सीकर से दुर्गा सिंह कुमाऊत की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज जिले की 14 नगरीय निकायों के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में कुल 495 वार्डों हेतु जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। कुल 495 वार्डों में लगभग 70 वार्ड एससी कैटेगरी हेतु आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 23 वार्ड एससी कैटेगरी की महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए हैं। कुल 9 वार्ड एसटी कैटेगरी हेतु आरक्षित किए गए हैं, जिसमें 1 एसटी कैटेगरी की महिला हेतु आरक्षित किया गया है। जिले में कुल 99 वार्ड ओबीसी कैटेगरी हेतु आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 32 वार्ड ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे और शेष अनारक्षित 317 वार्ड्स में से कुल 107 वार्ड अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं हेतु। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।